14 जनवरी 1761, एक सुबह जिसमें सूरज की रोशनी से ज्यादा तलवारों की चमक थी। एक मैदान पानीपत जहां भारत का इतिहास बदलने वाला था। एक तरफ मराठा साम्राज्य की वीर सैनिक जिनके सपने थे संपूर्ण भारत, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, अफगान शासक जिसका इरादा था हिंदुस्तान को घुटने पर लाना। दोस्तों, ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये थी भारत की तकदीर लिखने वाली लड़ाई। आइए जानते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की कहानी। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन भारत में स्थापित किया था, और 1556 में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई तो अकबर ने हेमू को हराकर डूबती हुई मुगल सल्तनत की नाव को वापस पानी पर तैराया था। 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। कहा जाता है कि अगर मराठा यह हार नहीं हारते तो हिंदुस्तान पर कभी किसी विदेशी ताकत का आक्रमण या कब्जा नहीं होता। 18वीं सेंचुरी में मराठों की ताकत अपनी पीक पर थी और 1707 में औरंगजेब के बाद मुगल ताकत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में मराठों ने देश के साउथ से लेकर नॉर्थ तक में कई हिस्से जीत लिए थे। साउथ में पेशवा बालाजी राव और उनके नेता कर्नाटक के कई गांव जीत चुके थे, और वहीं नॉर्थ में भी उन्होंने दिल्ली और पंजाब को जीत लिया था। इस वक्त मुगल बादशाह आलमगीर II भले ही हिंदुस्तान के राजा थे, लेकिन वो मराठा की एक कठपुतली बन गए थे। नॉर्थ की मुहिम को पेशवा रघुनाथ राव लीड कर रहे थे, और 1759 में रघुनाथ राव ने बालाजी राव को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में यह साफ साफ लिखा था कि मराठों ने लाहौर, मुल्तान और कश्मीर तक को जीत लिया है और अब कंधार जीतना बाकी रह गया है। इस चिट्ठी से बालाजी राव काफी खुश हो गए और उन्होंने यहाँ पर पहली गलती करी। मराठाओं के पास दो बहुत बड़े चैलेंज थे, एक तो नॉर्थ की तरफ अहमद शाह अब्दाली और साउथ की तरफ वहाँ का निजाम। लेकिन बालाजी राव के अंदर पूरे भारत को जीतने की इच्छा थी, इसीलिए कश्मीर जीतने के बाद उन्होंने रघुनाथ राव को वापस बुला लिया निजाम से लड़ने के लिए, और इसीलिए पंजाब के साइड के एरिया में सिर्फ 15,000 मराठे रह गए थे और उनके सामने अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली था। मतलब यहाँ पर मराठे दो पार्ट में लड़ने वाले थे, एक तो साउथ में निजाम और नॉर्थ में अहमद शाह अब्दाली। हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दो फ्रंट में लड़ना युद्ध बहुत मुश्किल होता है, और जब बात अहमद शाह अब्दाली जैसे लड़ाकुओं की हो जिसने भारत पर 5 बार पहले भी हमला किया है और दिल्ली को 1 महीने तक पूरा लूटा है, तो चैलेंज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। रघुनाथ राव के जाते ही अफगानों को मराठों के ऊपर चढ़ाई करने का एक बहुत आसान मौका मिल गया, और अब्दाली के लिए ये गोल्डन चांस था जिसे वो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था, और उसने पंजाब के रास्ते मराठों पर अटैक करना शुरू कर दिया। रोहिलखंड के नवाब नजीब उद दौला को उसने अपने साथ मिला लिया, यहाँ तक कि अवध के नवाब शुजा उद दौला को, जिन्हें मराठों ने ही दिल्ली का गवर्नर बनाया था, उन्हें भी इस्लामिक भाईचारा बता के अपने साथ मिला लिया। शुजा उद दौला के पास 50,000 की घुड़सवार सेना थी, और ज़रूरत के वक्त वो मराठों के साथ नहीं उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। और इसी तरह अब्दाली अपनी 80,000 की सेना लेकर आगे बढ़ा। खबर मिलते ही बालाजी राव ने पूना के पेशवा सदाशिव राव को अब्दाली से लड़ने का आदेश दिया, और सदाशिव राव रिश्ते में उनके भाई लगते थे, और साल 1760 में उदगिर में सदाशिव राव ने निजाम को हराया हुआ था। तो इसीलिए पेशवा को लगा वो अब्दाली को हराने में भी बिल्कुल समर्थ होंगे, और यही थी उनकी दूसरी बड़ी गलती। जब सदाशिव राव ने पंजाब के लिए आगमन किया तो उन्होंने अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी ले लिया। ये एक बेकार डिसीजन था, क्योंकि उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो लोग युद्ध लड़ने वाले लोग भी नहीं थे। जाट राजा सूरजमल ने उन्हें कहा भी कि इतने ताम झाम से आगे दिक्कत हो सकती है, उन्हें चंबल नदी के पास छोड़ दो और लड़ाई में उन्हें इसीलिए मदद मिलेगी। लेकिन सदाशिव राव ने इस सलाह को ठुकरा दिया। कहा जाता है कि उनकी 60,000 की सेना के साथ करीब 1 लाख ऐसे लोग थे जिन्हें युद्ध लड़ना भी नहीं आता था। ये फैमिली मेंबर्स के साथ साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हुए लोग भी थे। आगे उन्हें इब्राहिम खान गर्दी का भी साथ मिला, जिसके पास फ्रांसीसी राइफल, तोप और फ्रांसीसी आर्मी से ट्रेन जवान भी थे, और सदाशिव राव को इन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इसीलिए जैसे ही सदाशिव राव और उनकी सेना आगे बढ़ी, धीमे धीमे उनकी संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन दिल्ली इनके फेवर में नहीं थी, क्योंकि मराठों का बढ़ता हुआ कद उनके लिए एक चिंता की बात थी। रोहिलखंड के नवाब नजीब उद दौला, जिसने खुद मराठों के सामने सरेंडर किया हुआ था, उसने खुद मराठाओं से लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली को न्योता दिया था। अब जब सेना दिल्ली पहुंची तो यहीं से युद्ध की शुरुआत भी हुई। यहाँ बहुत ही रोमांचक चीज हुई।
अब्दाली की सेना यमुना के उस पार थी और सदाशिवराव की सेना यमुना के इस पार। पहले पहले तो मराठाओं को जीत मिली। हरियाणा के कुंजपुरा में उन्होंने अब्दाली के किले को ध्वस्त कर दिया और इस किले को ध्वस्त करने के बाद वो फिर पानीपत की ओर बढ़े। इस कुंजपुरा की हार ने अब्दाली को गुस्से से भर दिया और उसने अपनी सेना लेकर बागपत के रास्ते थे यमुना को पार कर लिया और मलका के पास उसकी सेना ने डेरा डाल लिया। अब मराठों को ये लगा था कि वो आगे बढ़ेंगे और सिखों से मदद लेंगे, लेकिन उनका ये आइडिया काम नहीं किया और फेल हो गया, क्योंकि उस दर अफगानिस्तान से अब्दाली की सेना आ पहुंची थी। अब मराठे हर तरफ से घिर चुके थे, ना तो वो दिल्ली जा सकते थे, ना ही पीछे हट सकते थे। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी मराठा फौज पानीपत में ही फंसी रह गई। धीरे धीरे में खेमे में पानी और खाना खत्म होने लगा और वहीं दूसरी ओर अब्दाली की सेना को नजीब-उद-दौला खाना और पानी टाइम से टाइम पहुंचा रहा था। सितंबर 1760 में सदाशिवराव ने पेशवा को मदद के लिए एक चिट्ठी भी लिखी। पेशवा ने भी मदद पहुंचाने की बात कही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके खेमे के घोड़े भूख से मरने लगे। ऐसे मामले में सैनिकों ने सदाशिवराव के पास जाकर आर या पार लड़ने की लड़ाई की बात करी और इसी तरह 14 जनवरी 1761 को मकर संक्रांति के दिन सदाशिवराव की सेना ने पानीपत की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उधर अब्दाली की सेना ने आधे चांद के शेप में कूच करना शुरू किया। युद्ध की शुरुआत में तो अब्दाली की सेना के पांव उखड़ गए थे, क्योंकि इब्राहिम गर्दी की ट्रेंड सैनिक तोपों और बंदूकों से उन्हें पछाड़ रहे थे। लेकिन ये अटैक ज्यादा देर नहीं चल सका। चारों तरफ से घिरी मराठा सेनाओं के पास अब्दाली ने पीछे से और सैनिक भेज दिए और फिर यहीं पे हुई तीसरी और फाइनल गलती। इसमें विश्वास राव मारे गए और विश्वास राव को मरता हुआ देख सदाशिवराव बेहद भावुक हो गए। उन्होंने अपना हाथ ही छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने बेटे के पास पहुंच गए। और जब मराठा सेना ने देखा कि भाऊ अपने हाथी पर नहीं है, तो उस सेना में खलबली मच गई और इसके बाद तो अफगान सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और शाम के 4 बजते बजते जंग खत्म हो गई। कहा जाता है कि इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए थे और इस जंग के बाद अब्दाली वापस अफगानिस्तान की तरफ भी लौट गया। कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि दक्षिण और उत्तर में एक साथ लड़ाई लड़ने की कीमत मराठाओं को चुकानी पड़ी। पानीपत की लड़ाई में अगर अब्दाली की हार हो जाती तो हिंदुस्तान पर दोबारा किसी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं हो पाता। आगे चलकर मराठा ताकत वापस से उठ खड़ी हुई थी, लेकिन पानीपत की हार ने हिंदुस्तान की गद्दी उनसे छीन ली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पानीपत के तीसरे युद्ध की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। धन्यवाद।